आज हम एक ऐसी पुस्तक की विचार यात्रा शुरू करने जा रहे हैं जिसने पश्चिमी दर्शन और कला की समझ को गहराई से प्रभावित किया। ये पुस्तक केवल साहित्य या नाटक के इतिहास के बारे में नहीं है, बल्कि ये मानव संस्कृति, कला और अस्तित्व के गहरे प्रश्नों की खोज है। इस महान कृति का नाम है द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी और इसके लेखक हैं जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे। ये पुस्तक नीत्शे के शुरुआती कार्यों में से एक है और इसमें उन्होंने प्राचीन यूनानी त्रासदी की उत्पत्ति को समझाने की कोशिश की है। लेकिन नीत्शे का उद्देश्य केवल इतिहास बताना नहीं था, बल्कि वे ये दिखाना चाहते थे कि कला और जीवन के बीच कितना गहरा संबंध है। नीत्शे के अनुसार प्राचीन यूनानी संस्कृति ने जीवन की गहराई को समझने के लिए कला का सहारा लिया और विशेष रूप से त्रासदी यानी ट्रेजेडी के माध्यम से उन्होंने जीवन के दुख और संघर्ष को एक अर्थ दिया। इस पुस्तक में नीत्शे दो महत्वपूर्ण शक्तियों की चर्चा करते हैं जिन्हें वे एपोलोनियन और डायोनीसियन कहते हैं। एपोलोनियन शक्ति व्यवस्था, संतुलन और सौंदर्य का प्रतीक है। ये वो शक्ति है जो हमें स्पष्टता और रूप प्रदान करती है। ये कला के उस रूप का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें संरचना और संतुलन होता है। दूसरी ओर डायोनीसियन शक्ति अराजकता, भावना और जीवन की गहरी ऊर्जा का प्रतीक है। ये वो शक्ति है जो मनुष्य को उसकी सीमाओं से बाहर ले जाती है और उसे जीवन की तीव्रता का अनुभव कराती है। नीत्शे कहते हैं कि यूनानी त्रासदी की महानता इसी में थी कि उसने इन दोनों शक्तियों को एक साथ जोड़ा था। एक ओर उसमें रूप और सौंदर्य था और दूसरी ओर उसमें जीवन की गहराई और पीड़ा का अनुभव भी था। लेकिन समय के साथ ये संतुलन टूट गया और इसी कारण यूनानी त्रासदी का पतन शुरू हो गया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें ताकि नई ऑडियो बुक समरीज आप तक पहुंचती रहें। नीत्शे का मानना था कि जब समाज केवल तर्क और व्यवस्था पर निर्भर हो जाता है, तब कला की वो गहराई समाप्त होने लगती है जो जीवन के वास्तविक अनुभव को व्यक्त करती है। इस प्रकार ये पुस्तक केवल प्राचीन नाटकों की चर्चा नहीं करती, बल्कि ये भी दिखाती है कि संस्कृति और कला किस प्रकार जीवन के अर्थ को व्यक्त करती हैं। और इसी विचार के साथ हमारी ये यात्रा आगे बढ़ती है, जहां हम समझने की कोशिश करेंगे कि एपोलोनियन और डायोनीसियन शक्तियों का वास्तविक अर्थ क्या है और क्यों नीत्शे मानते थे कि इन दोनों के संतुलन से ही महान कला का जन्म होता है। नीत्शे कहते हैं कि कला को समझने के लिए हमें सबसे पहले मनुष्य की प्रकृति को समझना होगा, क्योंकि कला मनुष्य के अनुभव से जन्म लेती है। मनुष्य के भीतर दो प्रकार की प्रवृत्तियां मौजूद होती हैं, एक वो जो व्यवस्था, स्पष्टता और संतुलन की ओर जाती है और दूसरी वो जो ऊर्जा, भावना और अराजकता की ओर जाती है। इन्हीं दो प्रवृत्तियों को नीत्शे अपोलोनियन और डायोनीसियन के रूप में वर्णित करते हैं। एपोलोनियन शब्द यूनानी देवता अपोलो से आता है, जो प्रकाश, सौंदर्य और संतुलन के देवता माने जाते थे। इस शक्ति का संबंध स्वप्न और रूप से है, क्योंकि स्वप्न हमें जीवन को एक सुंदर और स्पष्ट रूप में देखने की क्षमता देता है। एपोलोनियन कला में हमें मूर्तिकला और चित्रकला जैसी कलाएं दिखाई देती हैं, जहां रूप और संरचना का विशेष महत्व होता है। इसके विपरीत डायोनीसियन शक्ति यूनानी देवता डायोनिसिस से जुड़ी है, जो उत्सव, संगीत और उन्माद के देवता माने जाते थे। डायोनीसियन अनुभव में मनुष्य अपनी व्यक्तिगत पहचान को भूल जाता है और वो एक सामूहिक ऊर्जा का हिस्सा बन जाता है। ये अनुभव संगीत और नृत्य के माध्यम से व्यक्त होता है, जहां मनुष्य अपने भीतर की गहरी भावनाओं को महसूस करता है। नीत्शे कहते हैं कि जीवन को समझने के लिए इन दोनों शक्तियों की आवश्यकता होती है, क्योंकि केवल व्यवस्था या केवल अराजकता जीवन को पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर सकती। यूनानी त्रासदी की महानता इसी में थी कि उसने इन दोनों शक्तियों को एक साथ जोड़ा। नाटक के मंच पर पात्रों की स्पष्टता और कथा की संरचना अपोलोनियन तत्व का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि कोरस का संगीत और सामूहिक अनुभव डायोनीसियन तत्व का प्रतिनिधित्व करता था। जब दर्शक इस नाटक को देखते थे तो वे केवल कहानी नहीं देखते थे, बल्कि वे जीवन की गहराई को महसूस करते थे। नीत्शे के अनुसार यही वो क्षण था जहां कला जीवन को अर्थ देती थी, क्योंकि वो मनुष्य को उसके दुख और संघर्ष को समझने का एक मार्ग प्रदान करती थी। लेकिन समय के साथ ये संतुलन बदलने लगा और इसी परिवर्तन ने यूनानी त्रासदी के पतन की शुरुआत की। और यहीं से हमारी अगली यात्रा शुरू होती है, जहां हम देखेंगे कि नीत्शे के अनुसार ये पतन कैसे हुआ और क्यों वे मानते थे कि यूनानी संस्कृति में एक ऐसा मोड़ आया जिसने कला की उस गहराई को समाप्त कर दिया जो पहले मौजूद थी। अब जब फ्रेडरिक नीत्शे
एपोलोनियन और डायोनीसियन शक्तियों के अर्थ को स्पष्ट करते हैं, तब वे हमें ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि प्राचीन यूनानी संस्कृति में इन दोनों शक्तियों का अद्भुत संतुलन मौजूद था और यही संतुलन उनकी कला को इतना महान बनाता था। नीत्शे कहते हैं कि यूनानी त्रासदी केवल मनोरंजन का साधन नहीं थी, बल्कि वो जीवन की गहरी सच्चाइयों को व्यक्त करने का एक माध्यम थी, क्योंकि यूनानी कलाकारों ने यह समझ लिया था कि जीवन केवल सुख और सुंदरता से भरा नहीं है, बल्कि उसमें पीड़ा, संघर्ष और अराजकता भी मौजूद है। यही कारण था कि उन्होंने त्रासदी के माध्यम से जीवन के उस पक्ष को भी स्वीकार किया जो अक्सर कठिन और दुखद होता है। डायोनीसियन अनुभव के माध्यम से मनुष्य अपने भीतर की उस गहराई को महसूस करता था जहां व्यक्तिगत पहचान समाप्त हो जाती है और वो एक सामूहिक अनुभव का हिस्सा बन जाता है। जब यूनानी लोग डायोनीसियन उत्सवों में भाग लेते थे, तब वे संगीत, नृत्य और सामूहिक भावना के माध्यम से जीवन की तीव्रता को महसूस करते थे। ये अनुभव उन्हें ये एहसास कराता था कि जीवन में केवल व्यवस्था ही नहीं, बल्कि अराजकता और ऊर्जा भी मौजूद है। लेकिन इस गहरी ऊर्जा को संतुलित करने के लिए एपोलोनियन तत्व आवश्यक था, क्योंकि वही इस अनुभव को एक रूप और संरचना देता था। जब इन दोनों शक्तियों का संतुलन होता था, तब महान कला का जन्म होता था, और यही संतुलन यूनानी त्रासदी में दिखाई देता था। नीत्शे विशेष रूप से दो महान नाटककारों का उल्लेख करते हैं, एस्किलस और सोफोक्लीस। इन दोनों के नाटकों में एपोलोनियन और डायोनीसियन शक्तियों का संतुलन स्पष्ट दिखाई देता है। उनके नाटकों में एक और पात्रों की स्पष्टता और कथा की संरचना होती थी, और दूसरी ओर जीवन की गहरी पीड़ा और सामूहिक अनुभव का चित्रण भी होता था। दर्शक जब इन नाटकों को देखते थे, तो वे केवल एक कहानी नहीं देखते थे, बल्कि वे जीवन के उस गहरे अनुभव को महसूस करते थे जिसमें दुख और सौंदर्य दोनों साथ मौजूद होते हैं। नीत्शे के अनुसार यही वो कला थी जो मनुष्य को उसके अस्तित्व की गहराई से जोड़ती थी, क्योंकि ये उसे ये समझने में मदद करती थी कि जीवन का दुख भी जीवन का ही हिस्सा है। लेकिन धीरे धीरे यूनानी संस्कृति में एक परिवर्तन आने लगा, और इस परिवर्तन ने इस संतुलन को तोड़ना शुरू कर दिया। नीत्शे कहते हैं कि इस परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण था अत्यधिक तर्क और बुद्धि पर निर्भरता। जब समाज केवल तर्क और ज्ञान को ही सर्वोच्च मानने लगता है, तब कला की वो गहराई समाप्त होने लगती है जो भावना और अनुभव से जन्म लेती है। यही वो बिंदु था जहां यूनानी त्रासदी के पतन की शुरुआत हुई। नीत्शे के अनुसार इस परिवर्तन के पीछे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था, और वो था यूरिपिडीज। यूरिपिडीज के नाटकों में तर्क और बौद्धिकता का प्रभाव अधिक दिखाई देता है, और इसी कारण उनमें वो डायोनीशियन ऊर्जा धीरे धीरे कम हो गई जो पहले की त्रासदियों में दिखाई देती थी। लेकिन नीत्शे कहते हैं कि यूरिपिडीज स्वयं इस परिवर्तन का मूल कारण नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक और गहरी शक्ति काम कर रही थी, और वो शक्ति थी सुकरात की विचारधारा। और यहीं से हमारी अगली यात्रा शुरू होती है, जहां हम समझेंगे कि नीत्शे के अनुसार सुकरात की तर्कवादी सोच ने यूनानी कला और त्रासदी को किस प्रकार प्रभावित किया, और क्यों वे मानते थे कि इसी कारण उस महान परंपरा का अंत शुरू हुआ। अब जब फ्रीडरिक नीत्शे यूनानी त्रासदी के पतन की चर्चा करते हैं, तब वे हमें उस विचारधारा की ओर ले जाते हैं जिसने इस परिवर्तन को जन्म दिया, और वो विचारधारा थी तर्क और बौद्धिकता की अत्यधिक प्रधानता। नीत्शे के अनुसार इस परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रतीक था यूनानी दार्शनिक सुकरात। सुकरात का दर्शन तर्क और ज्ञान पर आधारित था। वे मानते थे कि मनुष्य को जीवन को समझने के लिए बुद्धि का सहारा लेना चाहिए, और यदि मनुष्य पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर ले तो वो सही निर्णय ले सकता है। ये विचार अपने आप में प्रभावशाली था, लेकिन नीत्शे का मानना था कि इस दृष्टिकोण ने जीवन के उस गहरे और रहस्यमय पक्ष को नजरअंदाज कर दिया जो कला और अनुभव से जुड़ा हुआ था। सुकरात के अनुसार सत्य को तर्क और विचार के माध्यम से समझा जा सकता है, लेकिन नीत्शे कहते हैं कि जीवन का अनुभव केवल तर्क से नहीं समझा जा सकता, क्योंकि जीवन में ऐसी शक्तियां भी मौजूद हैं जो तर्क से परे हैं। डायोनीसियन अनुभव उन्हीं शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि उसमें मनुष्य अपनी व्यक्तिगत सीमाओं को पार करके जीवन की गहराई को महसूस करता है। लेकिन जब सुकरात की विचारधारा यूनानी समाज में प्रभावशाली होने लगी, तब लोगों ने तर्क और बुद्धि को सर्वोच्च मानना शुरू कर दिया।
इसका परिणाम ये हुआ कि कला और विशेष रूप से त्रासदी की वो ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगी जो पहले मौजूद थी। नीत्शे कहते हैं कि सुकरात ने ये विचार स्थापित किया कि यदि कोई चीज तर्क से समझ में नहीं आती तो उसका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन इस दृष्टिकोण ने कला के उस रहस्यमय और भावनात्मक पक्ष को कमजोर कर दिया जो मानव अनुभव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इसी प्रभाव के कारण नाटककार यूरिपिडीज के नाटकों में भी परिवर्तन दिखाई देने लगा। यूरिपिडीज ने अपने नाटकों में पात्रों को अधिक तर्कसंगत और बौद्धिक बना दिया। अब नाटक के पात्र केवल भावनाओं से प्रेरित नहीं थे, बल्कि वे अपने कार्यों के लिए तर्क प्रस्तुत करने लगे। नीत्शे के अनुसार यही वो क्षण था जब यूनानी त्रासदी की आत्मा कमजोर होने लगी, क्योंकि अब नाटक में वो डायोनीसियन ऊर्जा नहीं रही जो दर्शकों को जीवन की गहराई से जोड़ती थी। इसके स्थान पर नाटक अधिक बौद्धिक और विश्लेषणात्मक बन गए। नीत्शे कहते हैं कि जब कला केवल तर्क पर आधारित हो जाती है तब वो अपनी शक्ति खो देती है, क्योंकि कला का उद्देश्य केवल समझाना नहीं बल्कि अनुभव कराना भी होता है। यूनानी त्रासदी की महानता इसी में थी कि वो मनुष्य को जीवन के दुख और अराजकता के साथ भी जीने की शक्ति देती थी। लेकिन जब ये डायोनीसियन तत्व कमजोर हुआ तब त्रासदी भी धीरे धीरे समाप्त होने लगी। नीत्शे के अनुसार यही वो क्षण था जब पश्चिमी संस्कृति ने एक ऐसा मार्ग अपनाया जिसमें तर्क और विज्ञान को सर्वोच्च स्थान मिल गया, और इसी कारण कला की वो गहराई कम होने लगी जो पहले मौजूद थी। लेकिन नीत्शे ये भी मानते थे कि ये प्रक्रिया स्थायी नहीं है, क्योंकि इतिहास में ऐसे क्षण आते हैं जब कला और संस्कृति फिर से उस खोई हुई ऊर्जा को खोजने की कोशिश करती हैं। और इसी विचार के साथ हमारी अगली यात्रा शुरू होती है, जहां हम देखेंगे कि नीत्शे कैसे मानते थे कि आधुनिक कला, विशेष रूप से संगीत, इस खोई हुई डायोनीसियन शक्ति को फिर से जागृत कर सकती है। अब जब फ्रीडरिक नीत्शे यूनानी त्रासदी के पतन की व्याख्या कर चुके हैं, तब वे ये समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या ये डायनोसिनियन शक्ति हमेशा के लिए समाप्त हो गई, या क्या मानव संस्कृति में इसे फिर से जीवित किया जा सकता है। नीत्शे का मानना था कि यद्यपि यूनानी त्रासदी का पतन हो गया था, लेकिन कला की वो गहरी शक्ति पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि मानव आत्मा में अभी भी वो क्षमता मौजूद है जो जीवन के रहस्यमय और गहरे अनुभव को व्यक्त कर सकती है। वे कहते हैं कि इतिहास में समय समय पर ऐसे क्षण आते हैं जब कला फिर से उस गहराई को खोजने की कोशिश करती है जो कभी प्राचीन त्रासदियों में दिखाई देती थी। नीत्शे विशेष रूप से संगीत को इस पुनर्जन्म का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम मानते थे, क्योंकि उनके अनुसार संगीत सीधे मनुष्य की भावनाओं और उसकी चेतना की गहराई से जुड़ा होता है। जहां चित्रकला और मूर्तिकला रूप और संरचना पर आधारित होती हैं, वहीं संगीत में डायनोसिनियन ऊर्जा का अधिक प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि उसमें भावना और अनुभव की तीव्रता होती है। नीत्शे के अनुसार संगीत वो कला है जो मनुष्य को उसकी व्यक्तिगत पहचान से ऊपर उठाकर एक व्यापक अनुभव से जोड़ सकती है। इस संदर्भ में नीत्शे विशेष रूप से जर्मन संगीतकार रिचर्ड वागनर की प्रशंसा करते हैं। नीत्शे का मानना था कि वागनर के संगीत में वो शक्ति मौजूद है जो आधुनिक संस्कृति में डायनोसिनियन ऊर्जा को फिर से जागृत कर सकती है। वागनर के संगीत में केवल ध्वनि ही नहीं बल्कि एक गहरा नाटकीय अनुभव भी होता है जो श्रोता को जीवन की गहराई से जोड़ता है। नीत्शे कहते हैं कि जब संगीत और नाटक एक साथ मिलते हैं तब वे एक ऐसा अनुभव पैदा कर सकते हैं जो प्राचीन यूनानी त्रासदी की याद दिलाता है। उनके अनुसार आधुनिक समाज में भी ऐसी कला की आवश्यकता है जो मनुष्य को केवल तर्क और बुद्धि के संसार से बाहर निकालकर जीवन की गहराई का अनुभव करा सके। नीत्शे का मानना था कि आधुनिक संस्कृति में तर्क और विज्ञान का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि मनुष्य धीरे धीरे अपने अस्तित्व के उस रहस्यमय पक्ष को भूलता जा रहा है। लेकिन कला, विशेष रूप से संगीत, इस खोई हुई गहराई को फिर से प्रकट कर सकती है, क्योंकि संगीत सीधे उस स्थान तक पहुंचता है जहां शब्द और तर्क नहीं पहुंच सकते। इस प्रकार नीत्शे के लिए कला केवल मनोरंजन का साधन नहीं थी, बल्कि वो जीवन को समझने का एक गहरा माध्यम थी। कला मनुष्य को ये दिखाती है कि जीवन में दुख और संघर्ष के बावजूद भी सौंदर्य और अर्थ मौजूद हो सकते हैं। यही कारण है कि नीत्शे मानते थे कि महान कला मानव जीवन को सहन योग्य बनाती है, क्योंकि वो हमें जीवन की कठिनाइयों को समझने और स्वीकार करने की शक्ति देती है। धीरे धीरे ये विचार हमें नीत्शे के दर्शन के उस गहरे पक्ष की ओर ले जाता है जहां वे ये बताते हैं कि कला और मिथक मानव संस्कृति के लिए क्यों इतने महत्वपूर्ण है।
और यहीं से हमारी अगली यात्रा शुरू होती है, जहां हम समझेंगे कि नीचे के अनुसार मिथक और प्रतीक किस प्रकार एक संस्कृति की आत्मा को व्यक्त करते हैं और क्यों उनके बिना कोई भी महान सभ्यता लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकती। अब जब फ्रेडरिक नीचे कला और संगीत की शक्ति की चर्चा करते हैं, तब वे हमें एक और महत्वपूर्ण विचार की ओर ले जाते हैं, और वो है मिथक का महत्व। क्योंकि नीचे के अनुसार किसी भी महान संस्कृति की आत्मा उसके मिथकों में प्रकट होती है। मिथक केवल प्राचीन कहानियां नहीं होते, बल्कि वे उस संस्कृति के सामूहिक अनुभव और उसकी गहरी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। प्राचीन यूनानी समाज में मिथकों का विशेष महत्व था, क्योंकि वे केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि जीवन की गहरी सच्चाइयों को समझाने के लिए भी उपयोग किए जाते थे। यूनानी त्रासदी भी इन्हीं मिथकों पर आधारित होती थी, और इन्हीं मिथकों के माध्यम से कलाकार जीवन के दुख, संघर्ष और सौंदर्य को व्यक्त करते थे। नीचे कहते हैं कि जब किसी संस्कृति के मिथक जीवित रहते हैं, तब उसकी कला भी जीवंत रहती है, क्योंकि मिथक मनुष्य को उसके अस्तित्व की गहराई से जोड़ते हैं। लेकिन जब मिथक कमजोर हो जाते हैं, तब संस्कृति भी धीरे धीरे अपनी शक्ति खोने लगती है, क्योंकि तब मनुष्य केवल तर्क और बुद्धि के आधार पर जीवन को समझने की कोशिश करता है। नीचे का मानना था कि आधुनिक यूरोपीय संस्कृति में यही समस्या उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि आधुनिक समाज ने अपने मिथकों और प्रतीकों को लगभग भुला दिया था। अब लोग केवल तर्क और विज्ञान के माध्यम से ही दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे थे, और इसी कारण कला की वो गहराई कम हो रही थी जो पहले मौजूद थी। नीचे कहते हैं कि तर्क और विज्ञान अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि संस्कृति केवल उन्हीं पर आधारित हो जाए तो वो अधूरी हो जाती है, क्योंकि मनुष्य केवल एक तर्कशील प्राणी नहीं है, बल्कि वो भावनाओं, कल्पनाओं और प्रतीकों से भी जुड़ा हुआ है। मिथक इन भावनाओं और कल्पनाओं को व्यक्त करने का माध्यम होते हैं। इसलिए नीचे मानते थे कि किसी भी महान संस्कृति के लिए ये आवश्यक है कि वो अपने मिथकों और प्रतीकों को जीवित रखे, क्योंकि वही मिथक मनुष्य को उसके अस्तित्व के गहरे प्रश्नों से जोड़ते हैं। जब कलाकार इन मिथकों को अपनी कला में व्यक्त करते हैं, तब वे केवल एक कहानी नहीं सुनाते, बल्कि वे जीवन के उस अनुभव को प्रकट करते हैं जिसे शब्दों में पूरी तरह समझाना कठिन होता है। नीचे के अनुसार प्राचीन यूनानी संस्कृति की महानता इसी में थी कि उसने मिथकों और कला के माध्यम से जीवन की जटिलताओं को स्वीकार किया। उन्होंने जीवन के दुख को भी सौंदर्य के रूप में देखने की क्षमता विकसित की, और यही कारण था कि उनकी त्रासदियां आज भी इतनी प्रभावशाली लगती हैं। लेकिन आधुनिक संस्कृति में ये संतुलन कमजोर हो गया था, और इसी कारण नीचे चाहते थे कि कला और संस्कृति फिर से उस गहराई को खोजे जो कभी प्राचीन यूनान में दिखाई देती थी। धीरे धीरे ये विचार हमें नीचे के दर्शन के अंतिम और सबसे गहरे संदेश की ओर ले जाता है, क्योंकि अंत में वे ये समझाने की कोशिश करते हैं कि कला और त्रासदी मनुष्य के जीवन को सहने योग्य क्यों बनाती हैं। और यहीं से हमारी अगली यात्रा शुरू होती है, जहां हम समझेंगे कि नीचे के अनुसार कला जीवन के दुख और संघर्ष को किस प्रकार अर्थ प्रदान करती है, और क्यों वे मानते थे कि महान कला मनुष्य को जीवन के प्रति एक नई दृष्टि देती है। अब जब फ्रीडरिक नीचे कला, मिथक और संस्कृति की चर्चा कर चुके हैं, तब वे अपने दर्शन के उस गहरे बिंदु पर पहुंचते हैं जहां वे ये समझाने की कोशिश करते हैं कि त्रासदी और कला मनुष्य के जीवन के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। नीत्शे के अनुसार जीवन अपने स्वभाव में ही जटिल और कई बार दुखद होता है। मनुष्य को जीवन में संघर्ष, पीड़ा और अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है, और यदि मनुष्य इन सच्चाइयों को सीधे देखे तो कई बार जीवन असहनीय भी प्रतीत हो सकता है। लेकिन कला, विशेष रूप से त्रासदी, मनुष्य को इन सच्चाइयों का सामना करने की शक्ति देती है, क्योंकि कला जीवन के दुख को केवल एक समस्या के रूप में नहीं, बल्कि एक गहरे अनुभव के रूप में प्रस्तुत करती है। जब हम एक त्रासदी देखते हैं तो हम केवल दुख को नहीं देखते, बल्कि हम उस दुख में भी एक प्रकार का सौंदर्य महसूस करते हैं। नीत्शे कहते हैं कि यही कला की शक्ति है, क्योंकि वो हमें ये सिखाती है कि जीवन के संघर्ष के बावजूद भी जीवन को स्वीकार किया जा सकता है। यूनानी त्रासदी की महानता इसी में थी कि उसने जीवन की कठिनाइयों को छिपाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्हें पूरी ईमानदारी से प्रस्तुत किया। लेकिन इसके साथ ही उसने ये भी दिखाया कि मनुष्य इन कठिनाइयों के बीच भी गरिमा और साहस के साथ जी सकता है। इस प्रकार त्रासदी हमें ये सिखाती है कि जीवन का दुख भी जीवन का ही हिस्सा है, और उसे समझकर ही हम जीवन को पूरी तरह स्वीकार कर सकते हैं। नीत्शे के अनुसार यही वो दृष्टि थी जिसने प्राचीन यूनानी संस्कृति को इतना महान बनाया, क्योंकि उन्होंने जीवन को केवल सुख और सफलता के रूप में नहीं देखा, बल्कि उसके दुख और संघर्ष को भी स्वीकार किया।
इस दृष्टि के कारण उनकी कला में एक गहरी शक्ति दिखाई देती थी। लेकिन आधुनिक संस्कृति में ये दृष्टि कमजोर हो गई थी, क्योंकि आधुनिक समाज ने तर्क और विज्ञान को इतना महत्व दे दिया था कि कला और मिथक की भूमिका कम होती चली गई। नीत्शे का मानना था कि यदि संस्कृति को जीवित और शक्तिशाली बनाए रखना है तो उसे कला और मिथक की आवश्यकता हमेशा रहेगी, क्योंकि यही वे माध्यम हैं जो मनुष्य को उसके अस्तित्व की गहराई से जोड़ते हैं। कला हमें ये याद दिलाती है कि जीवन केवल तर्क और व्यवस्था का नाम नहीं है, बल्कि उसमें भावना, रहस्य और ऊर्जा भी मौजूद है। और जब हम इन सभी पहलुओं को स्वीकार करते हैं, तभी हम जीवन को पूरी तरह समझ पाते हैं। इसी कारण नीत्शे मानते थे कि महान कला मनुष्य को जीवन के प्रति एक नई दृष्टि देती है। वो हमें ये सिखाती है कि जीवन के दुख के बावजूद भी जीवन को प्रेम किया जा सकता है। और यही वो विचार है जो नीत्शे के दर्शन को इतना शक्तिशाली बनाता है। लेकिन इस विचार को पूरी तरह समझने के लिए हमें उनके दर्शन के अंतिम निष्कर्ष को भी समझना होगा, क्योंकि अंत में वे ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि कला और संस्कृति का भविष्य किस दिशा में जा सकता है। और यहीं से हमारी अगली यात्रा शुरू होती है, जहां हम नीत्शे के अंतिम विचारों को समझेंगे और देखेंगे कि वे आधुनिक संस्कृति और कला के भविष्य के बारे में क्या कहते हैं। अब जब फ्रेडरिक नीत्शे अपने विचारों को धीरे धीरे उनके अंतिम निष्कर्ष की ओर ले जाते हैं, तब वे ये प्रश्न उठाते हैं कि आधुनिक संस्कृति का भविष्य क्या होगा। क्योंकि यदि संस्कृति केवल तर्क और विज्ञान पर आधारित हो जाए, तो क्या वो उतनी ही जीवंत रह सकती है जितनी प्राचीन यूनानी संस्कृति थी? नीत्शे कहते हैं कि आधुनिक समाज ने ज्ञान और विज्ञान में अद्भुत प्रगति की है, लेकिन इसके साथ ही उसने जीवन के उस गहरे अनुभव को भी खो दिया है जो कभी कला और मिथकों के माध्यम से व्यक्त होता था। जब समाज केवल तर्क और विश्लेषण के माध्यम से दुनिया को समझने की कोशिश करता है, तब वो जीवन की उस ऊर्जा को भूलने लगता है जो भावना, कल्पना और सामूहिक अनुभव से जन्म लेती है। यही कारण है कि नीत्शे मानते थे कि आधुनिक संस्कृति में एक प्रकार की थकान और निराशा दिखाई देने लगी है, क्योंकि मनुष्य के पास ज्ञान तो बहुत है, लेकिन उसके पास जीवन को समझने का वो गहरा अनुभव नहीं है जो कला प्रदान करती है। नीत्शे के अनुसार यदि संस्कृति को फिर से जीवंत बनाना है, तो उसे उस डायोनीसियन ऊर्जा को फिर से खोजने की आवश्यकता है जो कभी यूनानी त्रासदी में दिखाई देती थी। ये ऊर्जा मनुष्य को उसके अस्तित्व की गहराई से जोड़ती है और उसे ये अनुभव कराती है कि जीवन केवल तर्क से समझा जाने वाला विषय नहीं है। कला, विशेष रूप से संगीत, इस ऊर्जा को फिर से जागृत कर सकती है, क्योंकि संगीत सीधे मनुष्य की चेतना और भावना को प्रभावित करता है। नीत्शे मानते थे कि जब संगीत और नाटक एक साथ आते हैं, तब वे एक ऐसा अनुभव पैदा करते हैं जो मनुष्य को उसके अस्तित्व की गहराई से जोड़ देता है। इसी कारण वे मानते थे कि आधुनिक संस्कृति में भी एक नई त्रासदी का जन्म संभव है। ये नई त्रासदी प्राचीन यूनानी त्रासदी की तरह ही जीवन के दुख और संघर्ष को स्वीकार करेगी, लेकिन साथ ही वो आधुनिक मनुष्य के अनुभव को भी व्यक्त करेगी। नीत्शे का ये विचार केवल कला तक सीमित नहीं है, बल्कि ये संस्कृति और समाज के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। वे मानते थे कि एक स्वस्थ संस्कृति वही है जो तर्क और भावना दोनों के बीच संतुलन बनाए रखे। यदि संस्कृति केवल तर्क पर आधारित हो जाए तो वो कठोर और निर्जीव बन जाती है, और यदि वो केवल भावना पर आधारित हो जाए तो उसमें व्यवस्था और स्पष्टता की कमी हो जाती है। इसीलिए एपोलोनियन और डायोनीसियन शक्तियों का संतुलन ही संस्कृति को पूर्ण बनाता है। यही संतुलन कला को भी महान बनाता है, क्योंकि उसमें रूप और ऊर्जा दोनों मौजूद होते हैं। धीरे धीरे नीत्शे हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि कला केवल सौंदर्य की वस्तु नहीं, बल्कि जीवन की गहराई को समझने का एक माध्यम है। जब संस्कृति इस सच्चाई को समझती है, तब वो केवल बाहरी उपलब्धियों पर गर्व नहीं करती, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को भी पहचानती है। और इसी विचार के साथ हमारी ये यात्रा अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ती है, जहां हम देखेंगे कि नीत्शे इस पूरी चर्चा के अंत में क्या निष्कर्ष निकालते हैं और क्यों वे मानती थे कि कला मनुष्य के जीवन को सहने योग्य बनाने की सबसे बड़ी शक्ति है। अब इस विचार यात्रा के अंतिम चरण में हम उस निष्कर्ष तक पहुंचते हैं जहां फ्रेडरिक नीत्शे अपने पूरे दर्शन का सार प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि उनकी पुस्तक द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी केवल प्राचीन यूनानी नाटकों का अध्ययन नहीं है, बल्कि ये मानव संस्कृति, कला और जीवन के अर्थ की एक गहरी खोज है। नीत्शे हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि मनुष्य का जीवन केवल तर्क और ज्ञान से संचालित नहीं होता, बल्कि उसके भीतर ऐसी गहरी शक्तियां भी मौजूद हैं जिन्हें केवल अनुभव और कला के माध्यम से ही समझा जा सकता है।
यही कारण है कि उन्होंने एपोलोनियन और डायोनीसियन शक्तियों की चर्चा की, क्योंकि इन दोनों के माध्यम से वे ये दिखाना चाहते थे कि जीवन में व्यवस्था और अराजकता दोनों मौजूद हैं। एपोलोनियन शक्ति हमें रूप, संतुलन और स्पष्टता देती है, जबकि डायोनीसियन शक्ति हमें ऊर्जा, भावना और जीवन की गहराई से जोड़ती है। जब इन दोनों शक्तियों का संतुलन होता है, तब महान कला का जन्म होता है, और यही संतुलन प्राचीन यूनानी त्रासदी की महानता का रहस्य था। लेकिन जब ये संतुलन टूट गया और समाज ने केवल तर्क और बुद्धि को सर्वोच्च मान लिया, तब कला की वो गहराई धीरे धीरे समाप्त होने लगी। नीत्शे का मानना था कि आधुनिक संस्कृति को फिर से उस संतुलन की आवश्यकता है, क्योंकि बिना कला और मिथक के कोई भी संस्कृति लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकती। कला मनुष्य को ये शक्ति देती है कि वो जीवन के दुख और संघर्ष को समझ सके और फिर भी जीवन को स्वीकार कर सके। यही कारण है कि नीत्शे मानते थे कि महान कला मनुष्य को जीवन के प्रति एक गहरी स्वीकृति देती है। त्रासदी हमें ये सिखाती है कि जीवन में दुख और संघर्ष के बावजूद भी जीवन को प्रेम किया जा सकता है, और शायद यही कला की सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि वो हमें जीवन के उस पक्ष को देखने की क्षमता देती है जिसे हम अक्सर छिपाने की कोशिश करते हैं। जब मनुष्य कला के माध्यम से जीवन की सच्चाई को स्वीकार करता है, तब वो जीवन के प्रति अधिक साहसी और अधिक जागरूक बन जाता है। नीत्शे का ये दर्शन हमें ये याद दिलाता है कि संस्कृति केवल ज्ञान और तकनीक की प्रगति से महान नहीं बनती, बल्कि वो कला और अनुभव की गहराई से भी महान बनती है। जब समाज अपने कलाकारों और अपनी कला को महत्व देता है, तब वो अपने अस्तित्व की गहराई को भी समझने लगता है। और यही वो विचार है जो इस पूरी पुस्तक का सबसे बड़ा संदेश बनकर सामने आता है, कि कला केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन को समझने का एक गहरा माध्यम है। और जब मनुष्य कला के माध्यम से जीवन को समझता है, तब वो जीवन के दुख और संघर्ष के बावजूद भी जीवन को स्वीकार करने की शक्ति प्राप्त करता है। अगर आपको ये गहरी और प्रेरणादायक विचार यात्रा पसंद आई हो और आपने इस वीडियो के माध्यम से इस महान दार्शनिक पुस्तक को एक नए दृष्टिकोण से समझा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे YouTube चैनल माई गैलेक्सी टूर से जुड़ें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही महान किताबों और विचारों की यात्राएं लेकर आते रहें। इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ये ज्ञान और प्रेरणा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद, और जुड़े रहिए माई गैलेक्सी टूर के साथ, जहां हम किताबों, दर्शन और महान विचारों की अद्भुत यात्राएं आपके लिए लेकर आते हैं।